तो जो नया टॉपिक है उसका नाम है एरर्स एंड एनालिसिस। देखो ये एरर्स एंड एनालिसिस का चैप्टर कहाँ काम आएगा इसको समझो। ये काम आएगा जहाँ आप प्रैक्टिकल फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट करने वाले हो। समझो प्रैक्टिक, देखो थ्योरी में तो कुछ नहीं है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, गलती होने का चांस ही नहीं है। तुमसे हो जाए बात अलग है, आंसर एक्यूरेट आएगा। पर होगा क्या, जब आप लैब में जाएंगे टीचर कहेगा एक ना गिलास है, टेस्ट ट्यूब है, उसमें पानी पड़ा हुआ है, तो काम कर जा इसकी ना जरा इसकी हाइट माप के आ। अब होगा क्या, पंखा भी चल रहा होगा, वाइब्रेशन भी होगी, बहुत कुछ होगा। तो मान लो इसकी हाइट जो है वो 7 सेंटीमीटर थी, एग्जैक्ट 7 सेंटीमीटर, पानी रुका हुआ है। अब पानी वाइब्रेट कर रहा है, देखो आपके सामने। अब कोई स्टूडेंट गया, वो कहता जी ठीक है मुझे लग रहा है, ध्यान से देख रहा हूँ 7.1 है जी, नोट करो 7.1। दूसरे को भेजा कि रीडिंग क्या है, देखता हूँ 6.9। तीसरे को भेजा, कह रहा 7 लग रही है मुझे। चौथे को भेजा, 6.8 है। नेक्स्ट गया 7.2 है। भाई पानी हिले जा रहा है यार, देखो पंखा कितना तेज, तुम पंखा बंद कर दो चलो। कोई कहता पंखा बंद करके करूंगा, अब तो नहीं पानी हिलेगा। मैंने कहा नहीं हिलेगा। अब एक स्टूडेंट गया, वो कहता मैं मेजर करूंगा, इसी की हाइट मेजर करूंगा। तो टीचर ने कहा मेजर करके आ, पंखा भी बंद है, पानी भी हिल नहीं रहा। उसने मेजर किया 6.9। अब वो ये कैसे, भाई उसके चश्मा लगने वाला था, उसको पता ही नहीं है, उसकी आंखें खराब है। अब रीजन चाहे कुछ भी हो, देखो गलती तो हो गई, गलती तो हो गई। अब गलती क्यों हुई उसका कई रीजन है। 3-4 बच्चे गए लैब में, नॉर्मली ऐसा ही होता है, लैब में जाते हैं, बातें मार रहे होते हैं, वो टीचर आवाज मारता है भाई रीडिंग भी ले लो साथ में। तो रीडिंग ले रहे हो, वो ले ले यार तू ले ले, देख ले क्या रीडिंग है। वो अपने लापरवाह, ठीक है यार 6.9 हो 6.8, वो कौन सा चेक कर रहे, लगा दो 6.9, अंदाजे 6.9। गलती तो फिर हो ही गई ना। सिर्फ यही रीजन नहीं है, गलती होने के बहुत रीजन है। फॉर एग्जाम्पल आप वेइंग मशीन लेके आए, वेइंग मशीन की जो सुई होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। अब आपने नहीं चेक की, वो 1 से स्टार्ट हो रही है। अब जिसका वेट 80 है वो 81 आएगा, 90 वाले का 91 आएगा, 100 वाले का 101 आएगा। अब नहीं पता लग रहा, सेल वीक है मशीन के, लो कर लो मेजर। तो हर बार फ्लक्चुएशन होगी, पता ही नहीं लग रहा कि प्रॉब्लम क्या है। कभी सेल चेंज कर दिए, सेल चेंज करने के बाद भी आपने देखा होगा डिजिटल मशीन होती है, वो हल्का सा हिलते भी हो ना तो 1-2 ग्राम तो ऊपर नीचे वैसे ही खड़े खड़े कर देती है। तो ये बताओ एग्जैक्ट रीडिंग क्या है। मैं तुमसे पूछ लेता हूं, जाओ वेइंग मशीन ले आओ, इलेक्ट्रॉनिक मशीन ले आओ, यहां पर खड़े हो जाओ, अपना एग्जैक्ट वेट तोल के दिखा दो, आएगा ही नहीं। तुम खड़े हो जाओगे, तुम हल्का सा हिले नहीं, तुम्हारा वेट 2-4 ग्राम ऊपर नीचे हुआ नहीं। हल्का सा हिलोगे भी ना, पैर का प्रेशर भी ऊपर नीचे हो गया ना, तो वेट चेंज हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ वेट क्या है तुम्हारा एग्जैक्ट, पता ही नहीं। 70.1 है कि 70.2 है कि 70.3 है कि 70 है कि 69.9 है, पता ही नहीं, आज तक नहीं पता एग्जैक्ट वेट क्या है। ठीक, आप थर्मोमीटर लो, थर्मोमीटर के अंदर टेम्परेचर है, ठीक है, और नॉर्मली जो पुराना थर्मोमीटर है जिसमें मरकरी चलती है, देखा होगा मरकरी, डिजिटल को 2 मिनट छोड़ दो, तो पहले मरकरी से काम कर, कितना टेम्परेचर लग रहा है वो देख के ना, ट्यूब के साथ मरकरी, हाँ 101 लग रहा है। क्यों भाई 101.1 नहीं हो सकता, आजकल डिजिटल मशीन्स भी हैं वो एकदम रोक भी देती है टेम्परेचर। ठीक है, चलो डिजिटल को तो रोकना पड़ता है, तो एवरेज आउट कर देती हैं वैल्यूज़ को। पर अदरवाइज क्या टेम्परेचर है पुरानी मशीन से चेक भी कैसे करोगे। 101 है, 101.1 है, 101.2 है, मालूम ही नहीं है क्या है। इवन ये नहीं, आप सपोज करो कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसमें एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी ये आप पता नहीं कर सकते, या कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, हमें नहीं पता लगती गलतियां क्यों हुई। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट, फिजिक्स का छोड़ो, कोई भी दुनिया का एक्सपेरिमेंट जो लाइव होगा उसमें रीडिंग चेंज होनी ही होनी है जब आप मल्टीपल टाइम्स रीडिंग लोगे। वो रीजन चाहे कुछ भी हो, आपकी गलती हो, मशीन की गलती हो, किसी की भी गलती हो। आप बीपी मेजर कर लो बताओ, बीपी मेजर करके देख लो आपका, अगर आपको रिपीट बीपी सेम आ जाए, तो आपके घर वाले भी या कोई अगर करता होगा बीपी मेजर, तो मशीन लगा के वो डॉक्टर भी 2-3 बार करता है। वो एक बार में कहाँ चेक करता है बीपी, वो पहले 1 करेगा 132 आ गया, फिर करेगा 133 आ गया, फिर करेगा 130 आ गया, फिर वो दवाई रिकमेंड करेगा कि चलो जी 3 बार कर लिया, एवरेज आउट करके देख लिया कि इतना बीपी बनता है। ऐसा ही होता है डिजिटल मशीन के साथ, बीपी चेक कर लो, वो कभी 140 दिखा देगी, उसी को 150 दिखा देगी, उसी को 135 दिखा देगी। आप सेल चेंज कर लोगे, 20-50 रुपये और खर्च लोगे, फिर वही सेम प्रॉब्लम है, आपका बीपी फिर स्टेबल नहीं होगा, कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट करेगा ही करेगा। अब ये चैप्टर किस में डील कर रहा है, ये चैप्टर इसमें डील नहीं कर रहा कि गलती करने वाले को पकड़ो या उसके चश्मे लगवाओ स्टूडेंट के जो ठीक नहीं देख रहा, या सेल चेंज करो, नहीं इसमें डील नहीं करता वो। ये चैप्टर ये मानता है
कि एरर तो होने ही है, एरर तो होने ही होने हैं। अब एरर मान लो एक रीडिंग 2.1 है, आपने रीडिंग ली 2.1, आनी चाहिए थी 2, और पता लगा मैंने एक ऐसे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है जिसका रेज टू पावर 10 होना है। अब कहाँ आप मुझे एग्जैक्ट रीडिंग देते 2, मैं 2 रेज टू पावर 10 आंसर बोलता। अब आप मुझे क्या दे रहे हो 2.1, अब मैं 2.1 रेज टू पावर 10 बोलूंगा। देखो एरर कितना प्रोपोगेट हो जाएगा, आगे 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 और बड़ा हो जाएगा। कैलकुलेशन में एक्सपोनेंट लेते लेते एरर बहुत बड़ा हो जाएगा और आपकी रीडिंग बहुत जबरदस्त तरीके से खराब हो जाएगी। तो एरर्स का करना क्या है ताकि कैलकुलेशन में एरर कम से कम आए, एरर तो आने हैं, कम से कम एरर्स आए, ये चैप्टर उसमें डील करता है। क्लियर है यहां तक? तो सबसे पहले ये लिखो एरर है क्या। सबसे पहले एरर इज डिफरेंस ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। जो करेक्ट वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू है, इनके डिफरेंस को एरर बोलते हैं। जैसे रीडिंग आनी चाहिए थी 2, आई कितनी 2.1, तो एरर कितना आया 0.1। रीडिंग आनी चाहिए 2, ट्रू वैल्यू है 2, असली वैल्यू है 2, तुमने ली 1.9, तो एरर कितना आया -0.1 का। तो जो भी डिफरेंस होगा उसको हम क्या नाम देंगे, एरर नाम देंगे। ठीक, तो इसके अंदर जो अगला टॉपिक है टाइप ऑफ एरर। तो एरर के कुछ टाइप्स हैं, उनमें से पहला टाइप है कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर पहला टाइप है कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर वो होता है जो हर रीडिंग में सेम वैल्यू से रिपीट होता है। जैसे मान लो एक मशीन खराब है और मशीन की जो सुई है वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रही, वो 5 से स्टार्ट हो रही है। अब रीडिंग आनी है 50, वो दे रही है 55, रीडिंग आ रही है 60, रीडिंग आ रही है 65, तो हर बार 5 का एरर मिल ही रहा है। तो इस एरर को क्या नाम देंगे, कांस्टेंट एरर। कोई पूछेगा नहीं, बस ऐसे नाम लिखने हैं, इसकी डेफिनेशन बनानी आती। ठीक, जैसे सेकेंड टाइप का एरर सुनेंगे आप, इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो लिखें इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर वो एरर है जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से है। अगर कोई थर्मोमीटर ही खराब है तो उसमें फिर आप भी क्या करो। अगर मान लो वेइंग मशीन ही खराब है, उसमें आप क्या करो। बैरोमीटर प्रेशर मेजर करता है, वही खराब है, तो उसमें आप भी क्या करो। तो इंस्ट्रूमेंट की खराबी के होने से एरर इज इंस्ट्रूमेंट एरर। नेक्स्ट एरर इज पर्सनल एरर। पर्सनल एरर, ये पर्सनल एरर क्या है? पर्सनल एरर है मेरी और आपकी गलती की वजह से। टीचर ने कहा रीडिंग लेके आओ, ध्यान है नहीं, बातें मारी जा रहा हूँ, लिख दे 7.8, तुक्के से मार दो, क्या फर्क, कौन चेक कर रहा है। अब देखो एरर है, मेरी गलती है, मैंने ध्यान से देखा नहीं, और अगर देखा भी तो बहुत ध्यान से मुझे दिखा नहीं। आईसाइट मेरी वीक हो सकती है, बातों में ध्यान हो सकता है, बहुत सारे जो मेरी गलती की वजह से, इंटेंशनल मेरी गलती की वजह से एरर है, वो मेरा पर्सनल एरर है। हो जाता है ऐसा, नहीं पता लगता, पर्सनल एरर है। नेक्स्ट एरर ड्यू टू एक्सटर्नल रीजन। एक्सटर्नल रीजन इसे बोलते हैं कि कुछ चीजें ऊपर वाले के हाथ में है, बस ये वो एरर है, वो मेरी भी गलती नहीं, मशीन की भी गलती नहीं, ये तो ऊपर वाला देखेगा क्या होगा। कैसे? किसी ने बोला जाओ जी टेम्परेचर मेजर करो, कहाँ का, मान लो लेह लद्दाख का करना है, मैंने भी गाड़ी उठाई और मैं चला गया, वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मली 4 डिग्री सेल्सियस और 6 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। अब मैं गया उस दिन तो बर्फबारी होगी बहुत ज़बरदस्त, और टेम्परेचर आ गया -10। अब मैं गया, टेम्परेचर मेजर किया, मैं गाड़ी उठाई, वापस आ गया। लोगों ने यहाँ पूछा टेम्परेचर कितना है, मैंने कहा वहाँ तो -10 ही होता है। अब देखो रहता तो 4 और 6 के बीच में है, लेकिन उस दिन का टेम्परेचर मेरे हाथ में नहीं था। बर्फबारी होगी तो मैं क्या कर सकता हूँ। आज सुबह देखो पंचकूला का टेम्परेचर है 40+ रहता है। अब तुमने आज सुबह उठ के 6 बजे मेजर किया होता तो बारिश पड़ रही है, वहाँ का टेम्परेचर 30 आ गया। अब 30 तो आपके हाथ में नहीं ना यार, वो तो अब हो गया तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। आप प्रेशर मेजर करने गए पहाड़ों पे प्रेशर गिरता रहता है, हवा चलती है, प्रेशर चेंज हो जाता है। अब उस दिन उसका प्रेशर ही गिर गया, अब आपके हाथ में ही नहीं है। तो देखो मशीन आपकी ठीक है, आप ऑब्जर्वेशन सही ले रहे हैं,
सब कुछ सही है, पर ये फैक्टर्स आपके हाथ में नहीं है। एक्सटर्नल मतलब ऊपर वाला देखेगा, इसका कोई इलाज ही नहीं है। ठीक, ये वाला जो मेजर कर रहा हूँ, ये तो यार मेरे हाथ में ही है ना यार, इसमें तो प्रेशर भी गिरा नहीं, इसमें तो कुछ नहीं है। अब पानी का टेम्परेचर अगर पानी की लेंथ में नहीं मेजर कर पा रहा तो ये तो मेरी गलती है, तो बहुत मेरे हाथ में ही चाहिए। पर्सनल एरर है वो तो यार, पर्सनल भी हो सकता है। ओके, इसने कहा कि क्वेश्चन है पानी की हाइट मेजर करनी थी और कह रहा है कि उसमें एरर आ गया, पर्सनल एरर है, मशीन तो चाहिए नहीं उसमें कोई भी। हाँ, मैंने कहा हो सकता है। और लास्ट एरर लिख लो, ये भी हो सकता है, इसका नाम है रैंडम एरर। रैंडम एरर, अगर मान लो कोई एरर पता नहीं क्यों हो रहा है, पूरा जोर लगा लिया, एरर हो क्यों रहा है पता ही नहीं लग रहा, तो बोल देना पता नहीं, एरर नहीं बोलते फिजिक्स में, कहते हैं रैंडम एरर है। पता नहीं यार पर्सनल एरर है, पता नहीं यार एक्सटर्नल रीजन है, पानी की हाइट में क्या पता कौन सी वाइब्रेशन हो रही है, पता नहीं नीचे से ट्रेन जा रही है, कार जा रही है, ब्रिज हिल रहा है या पंखे की हवा से हिल रहा है, पता नहीं यार मुझे ये नहीं बोलना कि पता नहीं कौन सा एरर है, बोलना जी रैंडम एरर है, मुझे नहीं पता, होता होगा कोई एरर। क्योंकि हम यहाँ पर फिजिक्स में ये काम नहीं करने वाले कि एरर हुआ क्यों, हम तो ये मान के चल रहे हैं कि एरर तो किसी ना किसी रीजन से होना ही है, तो लगा के चलो कि एरर तो हो आ गया, एरर तो आ गया। अब क्या करें कैलकुलेशन में, अब चैप्टर अब स्टार्ट है, लेकिन मैं एक जस्ट ब्रीफ कर रहा हूँ कि ये टाइप ऑफ एरर्स होते हैं जो आप किताब में पढ़ेंगे, पर लेकिन इसके बारे में कोई पूछता नहीं है कि ये एरर्स क्यों हुआ, क्योंकि ये चैप्टर इसमें डील ही नहीं करता। तो ये चैप्टर किस में डील करता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। एक एग्जाम्पल के साथ देखो, सपोज करो एक एक्सपेरिमेंट के अंदर मुझे कहा गया कि एक रीडिंग लेके आओ, ठीक है, एक्सपेरिमेंट हो रहा था, उसकी रीडिंग लेनी थी, रीडिंग आ गई 10, मेरी 10 आई, पता नहीं सही कि नहीं। पहली रीडिंग तो एक्सपेरिमेंट में वैसे सही नहीं मानी जाती, टीचर क्या कहेगा जब फिर से लेके आए एक बार। मैं दूसरी बार गया, रीडिंग आई 10.1, क्यों पता नहीं क्यों, रैंडम एरर है यार, होता होगा कोई एरर आ गया होगा, मैं एरर थोड़ा ढूंढूंगा, आ गया तो आ गया, दोबारा केयरफुली दोबारा कर लूंगा। तीसरी बार गया, एरर आया, रीडिंग आ गई 10.2, नेक्स्ट में 10, नेक्स्ट में 9.9, नेक्स्ट में 9.8, हर बार कुछ ना कुछ वेरिएशन है। अब टीचर ने पूछा ठीक है ले आए रीडिंग, मैंने कहा ले आए, क्या है रीडिंग, मैंने कहा सर पहली बार रीडिंग आई 10, दूसरी बार 10.1, तीसरी बार 10.2, चौथी बार 10, 9। वो कहता है ये क्या कथा सुना रहा है, ये नहीं चाहिए मुझको, एक रीडिंग बोल कौन सी सही रीडिंग है, क्या बोलूं, क्या करूं, एवरेज, तरीका ही नहीं है, इसका एवरेज करो। तो एवरेज जब आप करोगे सबको ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स, तो मान लो एवरेज कितना आता है 10, ये करेक्ट रीडिंग है। इसलिए जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, लाइव जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, वो बहुत बड़े डेटा सेट पे होते हैं। 5-6 बार थोड़ा ना कोई साइंटिस्ट कह देगा रिजल्ट आ गया, कम से कम 5-7 हज़ार से ऊपर एक्सपेरिमेंट करेगा, तब जाके उसकी एवरेज करके बताएगा कि ये जो है रिजल्ट ऐसा आया है। मेडिकल साइंस में इतने पीजीआई में रिसर्च होती है, क्या लगता है आपको एक पेशेंट से बता देते हैं डॉक्टर ने नहीं इसमें ये बीमारी है, ऐसे होगा, ऐसा ना होता है, पूरे कई साल तक रिसर्च चल रही है, जो पेशेंट एक टाइप का आता जा रहा है, कई हज़ार पेशेंट निकल रहे हैं, उनमें सेम ऑब्जर्वेशन है, तो उनकी डेटा को एवरेज आउट करके बताया जाता है कि अगर इस रेंज से इस रेंज तक ये टेस्ट खराब आता है, इसका मतलब इसको ये बीमारी हो सकती है। देखो ना, ये ऑब्जर्वेशंस हैं, एवरेज है। कंप्यूटर साइंस में जाओ, ये जितने भी काम ये जो स्पेस में या जहाँ भी होते हैं, मल्टीपल इतनी बार लाखों बार एक्सपेरिमेंट, कंप्यूटर साइंस अब तो एआई आ गया, इतनी बार एक्सपेरिमेंट कंप्यूटर करेगा, बार बार रैंडम डेटा जनरेट करके करता रहेगा और उसका एवरेज आउट लेके बताएगा कि इसकी एवरेज रीडिंग है। तो एवरेज रीडिंग को क्या माना जाता है, सही रीडिंग है, ठीक है। अब किसी एक्यूरेट तो 10 ही मानी जाएगी। देखो हमें तो पता नहीं इसमें से क्या एक्यूरेट है ना, हम जितने नंबर ऑफ डेटा लेंगे और एवरेज लेंगे उतनी एक्यूरेसी की तरफ जाएंगे। नहीं देखो, ऐसा एक रेंज में काम तो करेंगे ही ना, मतलब अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और मान लो बाहर का टेम्परेचर मेजर कर रहा हूँ, मैं भी, आप भी, ये भी और ये भी, 5 लोग चलते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता बाहर का टेम्परेचर 30 और मैं 20 बोल दूंगा, 30 के का 31 बोल सकता हूँ, 29 बोल सकता है कोई बच्चा, पर इतनी वेरिएशन भी नहीं ना, है ना। मतलब एरर्स बहुत छोटे होते हैं, एरर्स बड़े एरर्स तो सॉल्व कैसे करोगे। किसी ने पूछा ये टेबल की लेंथ कितनी है, मैंने कहा 1 मीटर, वो कहता मैं मेजर करता हूँ, मैंने कहा तेरी कितनी है, कहते 4 मीटर,
4 मीटर, 1 मीटर का 4 मीटर तेरे को बेंच दिख रहा है। वो कहता है एरर आ गया। मैं कहा एरर नहीं है, तू छोड़ दे, तेरे बस का नहीं है, बस चैप्टर क्लोज इसके बाद कुछ नहीं, उसके लिए चैप्टर बना ही नहीं है। 1 मीटर में 1.1 मीटर चलता है, 1.2 मीटर भी चलता है, 1.5 मीटर भी नहीं चलता। तो थोड़ा बहुत एरर एडजस्टेबल है, बहुत बड़े एरर एडजस्टेबल नहीं है। मशीन ही खराब कर देंगे। कोई बंदे का वेट 80 है, वो 180 देगा, तो यार मशीन कैसे बिकेगी? मशीन नहीं बिकेगी कंपनी की यार, सिंपल है। ठीक है, थोड़े बहुत एरर ओके है। तो 10 सही वैल्यू है। अब एरर है, पहली रीडिंग में एरर क्या है? ऑब्जर्व्ड वैल्यू में से करेक्ट वैल्यू को माइनस करो, एरर क्या है? 0। ऑब्जर्व्ड वैल्यू में से नेक्स्ट में 10 माइनस करो, 0.1। ऑब्जर्व्ड में से 10 माइनस करो, 0.2। ऑब्जर्व्ड में से एक्यूरेट ट्रू वैल्यू मेजर करो, 0। 9.9 में से 10 करो माइनस 0.1, और 9.8 में से 10 माइनस करोगे तो माइनस 0.2। ये सब क्या आए मेरी कैलकुलेशन में? एरर्स आए। अब टीचर ने ये पूछा मुझे इतनी रीडिंग मत बता, तेरी एक्यूरेट रीडिंग क्या है? मैंने कहा 10। पूरे एक्सपेरिमेंट में तेरा एरर कितना है? एक एरर बोल। तो मैंने क्या करना है, इसका भी एवरेज करो। एवरेज कितना आ रहा है? 0, क्योंकि जितनी पॉजिटिव उतनी नेगेटिव वैल्यू। 0। मैंने कहा कोई एरर ही नहीं आया, मतलब कॉपी चेक करा, ऐसे कैसे है यार, ये ढेर लगा पड़ा एरर्स का, 0 कैसे है? तो एरर्स जब कैलकुलेट होते हैं तो आपने एरर्स की कैलकुलेशन में मॉड लगाना है। मॉड जब माइनस करोगे ना तो इसमें मॉड समझते हो? मॉडुलस, यानी कि ओनली पॉजिटिव वैल्यूज टू बी कंसिडर्ड, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज टू बी कंसिडर्ड। तो जब आप एवरेज लेंगे माइनस नहीं लेना, आपने लेना है 0 प्लस 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0 प्लस 0.1 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 6। तो मान लो एवरेज 0.1 आ गया, तो आप टीचर को ये बोलेंगे मेरा आंसर आया 10 प्लस माइनस 0.1। मतलब मेरा एरर 0.1 ज्यादा भी हो सकता है, 0.1 कम भी हो सकता है, पर मेरी एक्यूरेट जो वैल्यू है वो कितनी है? 10। ऐसे कैलकुलेशंस की जाती हैं। तो आइडिया समझ में आ रहा है? पूरी गेम ऑफ एवरेज है, एवरेज के साथ ही काम किया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये मेरा एग्जाम्पल है। फिजिक्स की ये लैंग्वेज नहीं है, आप यहाँ से लिखना शुरू करें। लिखें, आपकी बुक्स में ऐसा दिखेगा आपको। मान लो एक ऑब्जर्वेशन है A1, A1 पहली रीडिंग है A1, दूसरी रीडिंग है A2, तीसरी रीडिंग है A3 और लास्ट रीडिंग है AN। ये लिखो। मतलब हम 1 2 3 में एग्जाम्पल थोड़ा बात करेंगे, हम तो इसमें बात करेंगे। आपकी जो बुक्स हैं वो ये लैंग्वेज यूज करेंगी कि ये आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं। करेक्ट ऑब्जर्वेशन बोलो क्या मानी जाएगी? इन सभी रीडिंग्स का एवरेज। एवरेज को क्या बोलते हैं? मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू क्या आएगी? A1 A2 टिल AN डिवाइडेड बाय N। ये आपकी मीन वैल्यू आएगी। साइड पे लिख लें। समझ में आ रहा है कि कैसे इसको यूज करना है? तो ये आपकी मीन वैल्यू आ गई। ठीक। फर्स्ट रीडिंग के अंदर एरर है क्या? A1 में से मीन करेक्ट वैल्यू को माइनस करना है और क्या लगाना है? मॉड। सेकंड में एरर क्या है? ऑब्जर्व्ड में से करेक्ट वैल्यू को माइनस करना है, मॉड। और आखिरी में AN में से करेक्ट वैल्यू को माइनस करना है, मॉड। लगाओ। मॉड का मतलब ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है ना यहां तक? तो A1 माइनस AM, A2 माइनस AM, AN माइनस AM। वही पहले न्यूमेरिकल करके दिखा दिया, अब लैंग्वेज बता रहा हूं कि ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं। कि प्रॉब्लम क्या है कि जब आप बुक्स पढ़ेंगे या कोई भी क्वेश्चन करेंगे, लैंग्वेज 1 2 3 थोड़ा यूज करेगा, लैंग्वेज तो ये यूज करेगा। फिर आपको ये समझ में नहीं आएगी, ये पता नहीं क्या लिखे जा रहा है। तो आपको एकदम पता होनी चाहिए कि हम कैसे बना रहे हैं। हम तो उल्टा बना ही रहे हैं। मैं आपको हर चीज़ समझा रहा हूँ कि किस तरीके से बनती है। जैसे
अब हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था कैलकुलस में, जब हम चेंज निकालते हैं किसी वैल्यू को, उसको क्या लिखते हैं, डेल्टा। तो इसको लिखेंगे डेल्टा A1, इसे लिखेंगे डेल्टा A2, डेल्टा AN। दिस इज चेंज इन वैल्यू ऑफ A1, चेंज इन वैल्यू ऑफ A2, चेंज को क्या लिखते हैं, डेल्टा। ये एरर्स हैं, ये सब एरर्स हैं, इनकी कोई ना कोई वैल्यू तो होगी। और जो एरर आएगा फाइनल, वो क्या होगा, मीन वैल्यू होगी इसकी। मीन वैल्यू कैसे, डेल्टा A1, डेल्टा A2, इन सभी वैल्यूज को मिला के डेल्टा AN का क्या लेना है, एवरेज। ये एवरेज ऐसे लिखा था न्यूमेरिकली, सभी को ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स में ऐड करके डेल्टा AM इसकी मीन वैल्यू ऑफ एरर। और फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, टीचर को बताएंगे कि मेरी एग्जैक्ट वैल्यू AM है और इसमें एरर डेल्टा AM है। ये आप बताएंगे कि ये मेरा आंसर आया है। जैसे बताया ना 10 प्लस माइनस 0.1, ऐसे बताएंगे AM प्लस माइनस डेल्टा AM। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो कभी भी एरर्स का देखो कहीं तो दिखेगा ही आपको, नेट पे, गूगल पे, कहीं भी देखेंगे तो ऐसी लैंग्वेजेस वो यूज़ करेंगे और आपको समझ में आ रहा है वो क्या लिख रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो काम हमने करना है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर्स। ये तो चलो एक लैंग्वेज बताई है कि ये लैंग्वेज यूज़ करेंगे, लेकिन असली जो काम है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर्स। एरर्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये कर लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट है, हेडिंग डालो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर्स। नंबर 1, एरर की पहली रिप्रेजेंटेशन है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, देखो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है इसको समझते हैं। मान लो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं पहले, फिर देखेंगे। मान लो जो करेक्ट वैल्यू है किसी भी ऑब्जर्वेशन की, जो करेक्ट वैल्यू है वो मान लो 10 है और मेरी ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है वो मान लो 10.2 है। तो इसके अंदर जो एरर आएगा वो कितना एरर आएगा, 10.2 में से 10 माइनस करें कितना, 0.2। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। सिंपल डिफरेंस को बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो मतलब कोई भी ऑब्जर्व्ड वैल्यू में से करेक्ट वैल्यू जो माइनस होगी उसका जो डिफरेंस आएगा वो एब्सोल्यूट एरर है। बस सिंपल है, इससे आसान क्या है, दो वैल्यू का डिफरेंस एब्सोल्यूट है। क्लियर है यहां तक, ये पॉइंट क्लियर है? हाँ, इससे आसान नहीं कुछ हो सकता। दो वैल्यू का डिफरेंस एब्सोल्यूट एरर है। बट फिजिक्स वाले ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते तो बात ही क्या थी ना, वो तो फर्स्ट डे से आपको पता लग ही गया था इनकी भाषा ही अलग है। तो 2-3 महीने तो लैंग्वेज सीखने में लग जाएंगे। जैसे कैलकुलस के अंदर डेरिवेटिव ये वो चलता है, इसका भी रिप्रेजेंटेशन ऐसा नहीं है। इसको ऐसा है, मान लो आपके पास एक वैल्यू है A1, मान लो रीडिंग है A1 और करेक्ट रीडिंग क्या थी याद करो, थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था एग्जाम्पल AM। तो आपने इसको क्या लिखा था, डेल्टा A1 ये लिखा था, ये एब्सोल्यूट एरर था। ये जो डेल्टा A1 था ये इसका एब्सोल्यूट एरर था। तो कैसे किया था, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू थी, ये करेक्ट वैल्यू थी। हम मीन वैल्यू को क्या मानते थे, करेक्ट वैल्यू। तो पहली रीडिंग के अंदर ऑब्जर्व्ड वैल्यू में से करेक्ट वैल्यू को माइनस किया, जो डिफरेंस आया वो क्या था, डेल्टा A1, ये एब्सोल्यूट एरर है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट करने का तरीका डेल्टा है, डेल्टा है। तो डेल्टा A1 का मतलब एब्सोल्यूट एरर इन वैल्यू ऑफ A1। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो जैसे सपोज मैंने बताया कि एक रीडिंग 10.2 है और एक रीडिंग करेक्ट रीडिंग 10 है, तो डिफरेंस क्या है, 0.2 है। तो आप अगर इसका नाम A1 रीडिंग लेते हो, मान लो ये A1 रीडिंग की बात हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा, डेल्टा A1। डेल्टा A1 का मतलब चेंज इन टू वैल्यूज, दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर। सिंपल है।
तो कभी भी दो चीज़ें जब चेंज होंगी उसका कौन सा एरर होगा? एब्सोल्यूट एरर होगा। ठीक है, यहां तक। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसकी कंटिन्यूएशन में जैसे सपोज किसी ने मुझे कहा कि सर मेरी रीडिंग आ गई। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तूने एक रीडिंग ली? कहता हाँ। मैंने कहा कितनी रीडिंग ली? कहता 10 प्लस माइनस 0.1। मैंने कहा ये क्या है? कह रहे जो 10 है ये तो पक्का कौन सी वैल्यू है? करेक्ट वैल्यू है, करेक्ट वैल्यू है। और ये क्या है? इसका एरर। और जो पीछे ये एरर लगा होता है इसका नाम है एब्सोल्यूट एरर। यही एब्सोल्यूट एरर है। जैसे इसकी जगह फिजिक्स की लैंग्वेज ऐसी है कि मैंने एक रीडिंग ली ए और इसके अंदर जो एरर आया वो क्या आया? डेल्टा ए। क्योंकि जब मैंने ए रीडिंग ली करेक्ट तो कुछ इनकरेक्ट भी ली होगी, उनका जो डिफरेंस आया होगा वो क्या लगा पीछे? डेल्टा ए। तो समझ में आ रहा है? तो इन शॉर्ट आपको जब क्वेश्चन के अंदर ऐसी लैंग्वेज यूज करेगा कि देयर इज एन ऑब्जर्वेशन 10 प्लस माइनस 0.1, तो 0.1 का मतलब कौन सा एरर होगा? एब्सोल्यूट एरर होगा। ठीक, इसे नोट कर लें, ये एब्सोल्यूट एरर है। और फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर कोई ऐसे लिखता है तो ये कौन सी वैल्यू है? करेक्ट वैल्यू। ये आपकी करेक्ट वैल्यू है। और ये कौन सा एरर है आपका? एब्सोल्यूट एरर है। रिप्रेजेंटेशन है इसकी। तो ऐसी लैंग्वेज हम यूज करेंगे। 10 प्लस माइनस 0.1, 10 करेक्ट वैल्यू, 0.1 एब्सोल्यूट एरर। ए प्लस माइनस डेल्टा ए करेक्ट वैल्यू, डेल्टा ए एब्सोल्यूट एरर। ठीक, जैसे मैं आपको ये कहूंगा कि एक रीडिंग है 3 प्लस माइनस 0.4। आप मन में ऐसे बोल सकते हैं कि इनकी रीडिंग ए रही होगी और प्लस माइनस ये क्या चीज़ है इनका? डेल्टा ए। ऐसे ऐसे तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए में ए क्या हुआ? 3, डेल्टा ए क्या हुआ? 0.4। जैसे एक स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट कर रहा है और वो एक रेजिस्टेंस को मेजर कर रहा है एक इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट में। उसने रेजिस्टेंस मेजर की 2 प्लस माइनस 0.2 ओम्स। 2 का मतलब उसने करेक्ट वैल्यू ऑफ ओम्स मेजर की और मेजरमेंट करते करते 0.2 का क्या आया उसमें? एरर। तो आप ऐसा लिख सकते हो रेजिस्टेंस आर प्लस माइनस डेल्टा आर। तो ये क्या बनेगा? आर, और ये क्या बनेगा? डेल्टा आर। तो लिख लो ये एब्सोल्यूट एरर है। इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे करेंगे। ठीक है ना? ये खुद देखो आर और डेल्टा आर तो खुद ही अज्यूम करेंगे ना। रेजिस्टेंस को तो आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर को तो लिख देंगे कि आर की वैल्यू तो 2 है, फिर 0.2 को क्या लिखेंगे? डेल्टा आर। ये इसका एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है, ये कोई एरर निकालना या सॉल्व करना थोड़ा सिखा रहा हूं, ये तो बोलना सिखा रहा हूं। ऐसे बोलना है कि आर प्लस माइनस डेल्टा आर यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू करेक्ट और साथ में उसका एब्सोल्यूट एरर। जैसे एक स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट में कहेगा मैंने डेंसिटी मेजर की, किसी भी लिक्विड की डेंसिटी मेजर कितनी की? 4 प्लस माइनस 0.4। ठीक है जी, और इसके यूनिट क्या होंगे? केजी पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी मेजर की। आप मन में ऐसे लिखेंगे रो प्लस माइनस डेल्टा रो, और रो इज द सिंबल ऑफ डेंसिटी। तो रो करेक्ट वैल्यू है, डेल्टा रो इसका एब्सोल्यूट एरर है। तो ऐसा लिखना है। कुछ भी, कोई वेलोसिटी मेजर की, वेलोसिटी v प्लस माइनस डेल्टा v, एक्सेलरेशन a प्लस माइनस डेल्टा ए। तो डेल्टा ए, डेल्टा v, डेल्टा रो सब एब्सोल्यूट एरर्स हैं। ठीक है यहां तक? समझ में आ रहा है यहां तक कि क्या लॉजिक है इसमें? तो एब्सोल्यूट एरर कैसे लिखना है, ये यूज कैसे करना है मैं करवाऊंगा भी। बस बोलना लिखना है, लिखना कैसे, रिप्रेजेंटेशन कैसी है, बस ये समझ में आनी चाहिए। डेल्टा से रिप्रेजेंट करना है, सिंपल। नेक्स्ट है दूसरे टाइप का एरर है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर पूरा लिख लो, रिलेटिव एरर।
रिलेटिव एरर क्या होता है? देखो जो रिलेटिव एरर है, अगर मान लो कोई ऑब्जर्वेशन है 2 प्लस माइनस 0.1, तो ये कौन सी वैल्यू है? ये इसकी करेक्ट वैल्यू है, और ये क्या है? इसका एब्सोल्यूट एरर है। तो जो रिलेटिव एरर है, जो रिलेटिव एरर है वो रेशियो है किसकी? एब्सोल्यूट एरर की डिवाइडेड बाय करेक्ट वैल्यू। सिंपल कि भाई एब्सोल्यूट एरर को करेक्ट वैल्यू से डिवाइड कर दो, जो रेशियो आएगी, फ्रैक्शन आएगी, इसको फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं, फ्रैक्शनल एरर, क्योंकि ये किस फॉर्म में आएगा? फ्रैक्शन। तो आंसर क्या आएगा? 0.1 डिवाइडेड बाय कितना? 2। ये रिलेटिव एरर है। तो आपने कुछ नहीं करना, जो इसकी फ्रैक्शन है इसको आपने करेक्ट वैल्यू से क्या कर देना है? डिवाइड। ये तो मेरी रिप्रेजेंटेशन है, ये तो मैं समझाता हूँ, मैं से ऐसे बुक्स तो ना समझाएंगी, बुक्स ये समझाएंगे। गिवन एन ऑब्जर्वेशन a प्लस माइनस डेल्टा ए का मतलब करेक्ट वैल्यू, डेल्टा ए का मतलब एब्सोल्यूट एरर। तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला बुक्स ये लिखेंगी क्या? डेल्टा ए बाय ए, ये फॉर्मूला है, ऐसे लिखते हैं रिलेटिव एरर। हाँ ठीक है, तरीका तो यही है कैलकुलेट करने का, मैथमेटिक्स तो ऐसे ही करना है, पर लैंग्वेज, ये लैंग्वेज है डेल्टा ए बाई ए से ए क्या कर दूं? कैंसल। अगर मैं यहाँ कैंसल कर दूं तो क्या बचा? चेंज। किसका चेंज? पता नहीं। ऐसा कभी होता है कि चेंज निकाल दो, किसका चेंज भाई? पता नहीं। तो इसलिए कभी भी डेल्टा ए और ए को कैंसल नहीं करना। डेल्टा ए का मतलब ए की वैल्यू में चेंज, ए का मतलब करेक्ट वैल्यू। तो आइडिया समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे लिखना है इसे? तो जो भी क्वेश्चन का एब्सोल्यूट एरर होगा उसको उसकी करेक्ट वैल्यू से डिवाइड करके आपके पास रिलेटिव एरर आ जाएगा। ये भी ठीक है? बंद कर दे, क्लोज एसी। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट और लास्ट है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर है, परसेंटेज एरर है रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। आंसर कुछ भी नहीं करना यार, रिलेटिव एरर तो फ्रैक्शनल एरर है, फ्रैक्शन में आंसर नहीं छोड़ना, परसेंटेज में छोड़ना है। 100 से मल्टीप्लाई कर दो आंसर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऑब्जर्वेशन है 2 प्लस माइनस 0.1, तो इसका परसेंटेज एरर क्या आएगा? हाँ, परसेंटेज एरर आएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, बस 100 एक्स्ट्रा लगा दो, आंसर। ठीक है यहाँ तक? तो जैसे अगर आपको ऑब्जर्वेशन ऐसे गिवन है a प्लस माइनस डेल्टा ए, तो परसेंटेज एरर को लिखने का फिजिक्स में ये तरीका है, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। ठीक? नेक्स्ट जो अब असली काम है, जिसके लिए चैप्टर बना हुआ है, असली काम तो अब स्टार्ट है। मैंने एक स्टूडेंट को कहा ये टेबल पड़ा है सामने, दो एक और टेबल पड़ा है, तो इसकी लेंथ मेजर करके बता किसी स्केल से,
उसकी लेंथ मेजर करके बता और दोनों को ऐड करके बता क्या आंसर है। तो यानी कि मैंने उससे क्वेश्चन किसका दिया, एडिशन का। तो उसने कहा सर पहली रीडिंग फर्स्ट टेबल की 2 मीटर है, फर्स्ट रीडिंग जो है वो 2 मीटर है, दूसरे की टेबल की रीडिंग 3 मीटर है, कोई एरर नहीं है कैलकुलेशन में, और ऐड किया तो आंसर क्या आया 5। बिल्कुल सही है। ये तो यार दूजी तीजी का क्वेश्चन है, ये तो कोई भी ऐसे भी गिन देगा तो इसमें कोई +1 की बात थोड़ी ना हुई। प्रॉब्लम ये है कि वो मुझे करेक्ट वैल्यू बता नहीं रहा, वो मुझे कह रहा है कि मेरी रीडिंग आई 2 ± 0.1, साथ में एरर भी आया, मेरे से गलती हो गई, पता नहीं क्यों हुई, रैंडम एरर 0.1 का एरर आ गया। मैंने कहा फिर दूसरा टेबल, कहता दूसरे टेबल के अंदर भी गलती हो गई और 0.2 का एरर आ रहा है, तो फाइनल लेंथ क्या मेजर करूंगा बताओ, 5 ± क्या 0.3। ठीक है मैं कहूंगा तो अगर गलत रीडिंग देगा तो गलतियां भी ऐड कर दूंगा, बात ही खत्म, कि करेक्ट वैल्यू तो ऐड करूंगा ही करूंगा। अगर तो मुझे कोई गलती ना दे तो आंसर तो 5 पक्का ही है, पर लेकिन अगर तो एरर भी दे रहा है तो एरर भी साथ में क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। सही, बिल्कुल सही है, आंसर यही है। लेकिन मैंने उसे क्या कहा, एक काम कर, अब तू ऐड मत कर, इन्हें क्या कर, सबट्रैक्ट कर। पहली टेबल की रीडिंग, दूसरे टेबल की रीडिंग, अब तू इन्हें सबट्रैक्ट कर। अगर वो मुझे एरर ना देता तो 2 में से 3 गया, आंसर -1। वो तो देखो करेक्ट वैल्यू के साथ तो सबट्रैक्शन ही होनी है, एक्चुअल लेंथ तो माइनस ही होगी क्योंकि मैंने माइनस का क्वेश्चन दिया तो माइनस। अब क्वेश्चन ये है कि इसका क्या करूं, माइनस कर दूं, आंसर क्या आएगा 0.1 नहीं, क्या आएगा 0.3। और अगर सपोज क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग बन जाता है, अगर सेकंड टेबल की रीडिंग में एरर 0.1 ही है और अब कोई कहे कि सर इसे सब्ट्रैक्ट कर दो तो आंसर आएगा 0 एरर में, तो ये ठीक है, तुम मुझे 2 गलत रीडिंग दो और मैं तुम्हें ठीक करके दे दूंगा क्योंकि एरर कैंसिल हो गए। एक रूल याद कर लो, गलती और गलती कैंसिल कभी नहीं होगी, गलतियां हमेशा ऐड होती हैं, सब्ट्रैक्ट तो होती ही नहीं। तो इसलिए इसका आंसर 0.1 माइनस नहीं होगा, 0.2 होगा। ऐड तो हो जाएगा पर लेकिन सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। पर बहुत लोग ऐसा सोच रहे हैं सब्ट्रैक्ट कैसे हो गया या ऐड कैसे हो गया। तो ये हमारे आज के लेक्चर का काम है, ये मैं प्रूव करूंगा कि एक्चुअल में ऐड ही होगा, ऐड ही होगा। ठीक है यहाँ तक। तो हम इस चैप्टर में क्या डील कर रहे हैं, एक्चुअल नंबर तो ऐड सब्ट्रैक्ट ही होंगे, गलतियां ऐड होंगी सब्ट्रैक्ट होंगी, ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड हो गया जब मैंने क्वेश्चन किस में दे दिया, मल्टीप्लाई में 2 ± 0.1 एंड 3 ± 0.1 को मल्टीप्लाई करने को बोला। अगर एरर ना होता तो आंसर क्या आता 6। अब एरर है तो क्या करूं, 0.1 × 0.1, ये ठीक है 0.01। गलतियां और छोटी हो गई, पहले बड़ी बड़ी गलतियां थी, मल्टीप्लाई करने पे गलती छोटी हो गई, नहीं ये नहीं हो सकता, फिर से ऐड कर दूं 0.2, ले फिर तो घर चलते हैं। ये एक स्टेटमेंट ऐसे ही बोल देता, भाई बेटा जब गलतियां होगी ना ऐड कर देना, चलो घर चलते हैं। लेक्चर इतना लंबा देने की जरूरत क्या थी, नहीं ऐड नहीं करेंगे, कुछ तो लेकिन होगा। क्या होगा आज का लेक्चर बताएगा। और अगर मैं क्या बोलूं, मुझे डिवाइड करना है 2 ± 0.1 एंड 3 ± 0.1, तो एक्चुअल नंबर तो डिवाइड ही होगा। अब कोई कहे सर 0.1 को 0.1 से डिवाइड कर दो, मैंने कहा गलती कितनी की, तो 1। 0.1 की इतनी बड़ी गलती 1 कैसे हो गई, 1 तो बहुत बड़ी गलती है इसके हिसाब से, मतलब नंबर तो 2/3 आ रहा है, 1 से भी छोटा, गलती उससे भी बड़ी आ रही है, नहीं डिवाइड नहीं करना। क्या करना है अभी बताता हूँ, समझ में आ रहा है करना क्या है। और यही नहीं, एक 5वां ऑपरेशन भी एक्सपोनेंट। अगर मेरे पास कोई रीडिंग है विद एरर और मेरे को इसकी पावर, इस पूरे की पावर raised/10 करनी है, अब क्या करूं, 0.1 raised/10 कर दूं, नहीं, क्या करूं, ये 5वां ऑपरेशन है। तो अब हम ये चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे कि अगर 2 नंबर्स को ऐड करना है, नंबर तो ऐड हो ही जाएंगे, उनकी गलतियों का क्या करना है, सब्ट्रैक्शन में एरर्स का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन में एरर्स का क्या करना है और डिवीजन में एरर्स का क्या करना है। क्लियर है यहां तक। तो फिर पहली हेडिंग लिखो इसमें, इसकी जगह ये लिखो, सबसे पहले फर्स्ट ऑपरेशन है एडिशन। एडिशन
ठीक। एडिशन में जो मैं ये प्रूफ्स करवाने जा रहा हूँ आपको, एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के और मल्टीप्लिकेशन के, ये प्रूफ पेपर में नहीं आते हैं। पहले तो पूरा चैप्टर स्कूल में नहीं आएगा, प्रूफ तो दूर की बात है। आपको कंपटीशन में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल आना चाहिए बस। प्रूफ सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि अच्छा ऐसा रिजल्ट ऐसा आता है। अदरवाइज इसकी प्रूफ की जरूरत नहीं है, मैं फॉर्मूले से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, और मज़ा नहीं आएगा अगर मैं उल्टा सीधा फॉर्मूला लिखना शुरू कर दूँ, आपको कोई पता नहीं कहाँ से कैसे लिखे जा रहा है। ठीक, तो जैसे अगर मैं कोई करेक्ट वैल्यू ऑफ ए दूं, करेक्ट वैल्यू ऑफ बी दूं, तो मेरे पास करेक्ट वैल्यू ऑफ जेड आ जाएगी। मान लो जेड आंसर है, तो मैं कह रहा हूं कि अगर करेक्ट, एरर दिया ही नहीं ना, डेल्टा ए दिया ही नहीं, करेक्ट वैल्यू ऑफ ए, करेक्ट वैल्यू ऑफ बी विल गिव करेक्ट वैल्यू ऑफ जेड। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बट अगर कोई मुझे ए में एरर दे एब्सोल्यूट और फिर कहे कि उसको बी के अंदर ऐड कर दो विद एब्सोल्यूट, तो मेरे पास आंसर आएगा z विद एब्सोल्यूट एरर डेल्टा। भाई इसमें भी एरर आएगा, अगर ये विद एरर है, ये विद एरर है, तो फिर ये भी विद एरर है, लिखो। ठीक, तो आंसर में भी एरर आएगा डेल्टा z। z आंसर कुछ भी, x ले ले, y ले ले, कुछ भी ले ले, मेरे को z पसंद है। पहले वाला ये ऐसे, ताकि 2 ना लगे, नहीं तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा 2 में यार। मेरा स्टाइल है जेड लिखने का। ठीक, तो जेड लिख दिया यार। अगर आप ये इक्वेशन लिखते हो तो z प्लस माइनस डेल्टा z विल बी इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b, या z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a और b एक ब्रैकेट में डाल रहा हूं मैं, एंड प्लस माइनस कॉमन, तो क्या बचा, डेल्टा a प्लस डेल्टा बी बच गया। लिखो, प्लस माइनस कॉमन आ गया तो क्या बचा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। स्टेप समझ में आ रहे हैं ना? और मैंने इसमें से प्लस माइनस कॉमन लिया, तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी बच गया। डेल्टा ए और डेल्टा बी वाली टर्म को एक ब्रैकेट में डाल दिया ना, तो प्लस माइनस बाहर निकाल दिया उनका। अब मुझे ये पता है कि मैं एडिशन कर रहा हूं, तो a प्लस बी किसके इक्वल है, z। तो एक काम करते हैं, मैं इसके अंदर a प्लस बी की जगह क्या रिप्लेस कर रहा हूं, z। ये लो, तो यहां से z में से z क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट, और प्लस माइनस कैंसल, और फाइनल आंसर आ गया डेल्टा z इज डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो एरर्स आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। ये रिजल्ट प्रूव कर रहा हूं मैं। इसको लगाना कैसे है, अब वो दिखाता हूं। आपको ये नहीं आएगा, आप लिख सकते हो, आपको करना है, टेस्ट के लिए प्रिपेयर मत करके आना है, इसको मत देखना। बट क्योंकि अगर मैं सीधा लिखूंगा, आप घर जाके बोल सकते हो या आप आपस में बोल सकते हो, यार समझ में नहीं आया, ये कैसे आया, क्या जवाब दूंगा, कैसे आया। तो इसलिए आपको दिखाने के लिए कि ऐसे चलती है फिजिक्स, ठीक है। और इसलिए भी कल को कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए जिसमें कैलकुलेशन ऐसी यूज करनी हो, तो आपको लैंग्वेज समझ में आए कि क्या कर रहा है। क्वेश्चन कैसे आएगा वो समझो, अब करना कैसे, इसको लगाना कैसे, ये समझते हैं। ठीक है यहां तक। ठीक, ये देखो क्वेश्चन आएगा, सपोज आपको दो नंबर देगा वो 2 प्लस माइनस 0.1
एंड मान लो 3 प्लस माइनस 0.2 ये नंबर देगा। वो कहेगा इन्हें ऐड करो, इन्हें ऐड करो और आंसर दो। तो अपने मन में सोच सकते हो ये ए है, ये डेल्टा ए है, सेकेंड रीडिंग बी है तो ये डेल्टा बी है, और आपको आंसर क्या निकालना है, z प्लस माइनस डेल्टा z, ये आंसर है। अब z का मतलब एडिशन में क्या होता है चेक करके बताओ, a प्लस बी, करेक्ट नंबर करेक्ट नंबर करेक्ट नंबर। और डेल्टा z का फॉर्मूला क्या करवाया अभी, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ये बात हुई, पुट कर दो, इसकी कैलकुलेशन अलग इसकी अलग। तो z इज a प्लस बी, a कितना है 2, b कितना है 3, 2 प्लस 3 कितना 5, डेल्टा a कितना 0.1, डेल्टा b कितना 0.2, आंसर 0.3। तो फाइनल आंसर इज 5 प्लस माइनस 0.3। आपको इसमें क्या तो वैसे भी ऐड हो रहा था, हाँ तो कर लो ना, किसने मना किया, मन में कैलकुलेट कर लो। मैं तो लैंग्वेज सिखा रहा हूँ फिजिक्स की, कि फिजिक्स वाले कैसे अपनी भाषा को यूज़ करते हैं। उसका रीज़न है, जब कोई न्यूमेरिकल फंसेगा ना तो सोल्यूशन देखोगे कहीं से, जब सोल्यूशन देखोगे तो बुक तो ना बोलेगी इसको ऐसे ही ऐड कर दो, बुक तो ये लैंग्वेज यूज़ कर रही है, तो आपको पढ़नी तो आ रही है कि वो कर क्या रहा है, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन है इसकी। अदरवाइज मेरे को भी पता है कि इनको ऐड करके यार 2 + 3 5 होता है, 0.1 0.2 0.3 आंसर आ गया। हाँ तुम ऑब्जेक्टिव में लगा सकते हो ऐसा, कोई दिक्कत नहीं, तुम अगर ऑब्जेक्टिव में लगाना चाहते हो, आना तो ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव तो आना नहीं है, हाँ तुम लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। बट आपको ये रूल समझ में आ रहा है कि इसको कैसे मैंने z का मतलब a प्लस बी और डेल्टा z का मतलब डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। तो मैं ये प्रूव कर रहा हूँ कि जब दो नंबर्स ऐड होंगे तो उनके एब्सोल्यूट एरर भी आपस में ऐड हो जाएंगे। नंबर तो ऐड होंगे होंगे, एब्सोल्यूट एरर भी ऐड होंगे। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, जब दो नंबर ऐड होंगे तो उनके कौन से एरर्स आपस में ऐड होंगे, तो आप क्या बोलोगे, उनके एब्सोल्यूट एरर्स ऐड होंगे। ठीक है यहां तक। तो नेक्स्ट जो पोर्शन है या नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है वो है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, अगर मैं करेक्ट वैल्यू ऑफ a दूं, करेक्ट वैल्यू ऑफ b दूं, तो आप मुझे करेक्ट वैल्यू ऑफ z दे सकते हो, बात खत्म। लिखो करेक्ट वैल्यू ऑफ a माइनस करेक्ट वैल्यू ऑफ b, करेक्ट वैल्यू ऑफ z। ठीक, अगर मैं आपको a विद एरर दूं, b विद एरर दूं, एब्सोल्यूट एरर दूं, तो आपका आंसर z आएगा विद एब्सोल्यूट एरर। ये लो, a विद एरर, b विद एब्सोल्यूट एरर, तो आंसर में भी क्या आएगा, एरर तो आएगा आएगा। ठीक, मैं इसे ओपन कर रहा हूं, z डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b माइनस प्लस डेल्टा b, क्योंकि माइनस है तो साइन उल्टे हो गए। ओपन कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया, माइनस लगा हुआ था, सही है। a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b माइनस प्लस डेल्टा b, उल्टे साइन, ब्रैकेट ओपन किया, हाँ ब्रैकेट खोल दिया मैंने। ठीक है, z प्लस माइनस डेल्टा z इज, एक काम करते हैं, a और b एक ब्रैकेट में डाल रहा हूं मैं, a माइनस b। ये बताओ कि प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, प्लस की माइनस, क्या होता है। आप मुझे कह सकते हो सर अगर पता ही होता तो एक साइन ना पुट कर लेते, या प्लस या माइनस, पता ही नहीं। प्लस माइनस का मतलब कुछ भी, या प्लस या, मैं बोलता हूँ अगर मुझे पता ही होता माइनस तो मैं माइनस ना पुट कर लेता, पता ही नहीं मुझे प्लस माइनस, तो प्लस माइनस मतलब पता ही नहीं क्या, कुछ भी हो सकता है। अच्छा माइनस प्लस का मतलब क्या है, तो इसका मतलब प्लस माइनस और माइनस प्लस में कोई डिफरेंस नहीं है, तो अपने मन में इसको प्लस माइनस भी मान सकते हो। तो इसलिए जब तुम इन में से कॉमन निकालोगे प्लस माइनस, तो अंदर क्या बचेगा, डेल्टा a
प्लस ना प्लस, क्योंकि प्लस माइनस तो एक ही बात है ना। आप मन में ऐसा कर सकते हो, मैं कह रहा हूं ये लो, मैं ये कह रहा हूं कि आप इसमें एक स्टेप और लिख लो, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a। यहां पे प्लस माइनस कर रहा हूं, फर्क नहीं पड़ता ना, माइनस प्लस या प्लस माइनस एक ही बात है। तो मैंने यहां पर क्या कर लिया, माइनस प्लस की जगह प्लस माइनस कर लिया, फर्क ही नहीं है। अब मैं क्या कहूंगा, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a माइनस बी एक ब्रैकेट में प्लस माइनस कॉमन, क्या बचा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। हाँ ले लो, कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है वो भी। तो अंदर तो प्लस ही रहेगा ना, अंदर तो प्लस ही रहेगा, क्योंकि प्लस माइनस प्लस तो एक ही बात है। ठीक है, तो लास्ट में इस क्वेश्चन में a माइनस बी का मतलब यहां पर क्या है, z। तो z प्लस माइनस डेल्टा z, इसकी जगह पुट कर रहा हूं मैं z प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b, z और z सब्ट्रैक्ट हो गया, प्लस माइनस कैंसिल कर दो, तो डेल्टा z का फिर वही फॉर्मूला आ गया, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। मतलब एक्चुअल नंबर तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, पर उनके एब्सोल्यूट एरर सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, एब्सोल्यूट एरर ऐड हो रहे हैं। ये प्रूफ है कि एरर सब्ट्रैक्ट नहीं होता, एरर ऐड होता है। तुम्हारे मन में पूरे चैप्टर में कभी डाउट आ जाए ना कि एरर प्लस करूं कि माइनस करूं, एक स्टेटमेंट याद रखना, प्लस ही करना, माइनस तो गलती से कर भी मत देना। और अगर तुम्हारी कोई कैलकुलेशन ऐसी आ जाए जैसे माइनस यूज हो रहा है, एरर, पक्का क्वेश्चन गलत है। लो, इससे ऊपर कोई रूल ही नहीं है, वहीं पेन रोक देना, दोबारा एनालाइज करना क्वेश्चन, पक्का गलत है। क्या थंब रूल बता दिया, एरर का सब्ट्रैक्शन चलेगा ही नहीं, है कि नहीं। न्यूमेरिकल में दिखाऊंगा, कई बार ना मैं क्वेश्चन फंसा लूंगा, उसमें माइनस आ जाएगा और आपको फ्लो में पता नहीं लगेगा, अच्छा माइनस आ गया, मैंने माइनस भी कर दिया, कुछ नहीं पता लगेगा। ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं, तो दिखाऊंगा भी आपको। यहां तक क्लियर है। पहले ये प्रूफ नहीं आएगा, लेकिन इस एग्जाम्पल को ऐसे समझा जाएगा कि सपोज आपको एक वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू है, और मैं सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं इन दो वैल्यूज को, और दूसरी वैल्यू ये रही। मन में सोचो, ये a, ये डेल्टा a, ये b, ये डेल्टा b, और मैं क्या निकालना चाहता हूं, z डेल्टा z। बस मुझे एक चीज बता दो, इस क्वेश्चन में z का मतलब क्या है, a माइनस b, सब्ट्रैक्शन में करेक्ट वैल्यू डन। लेकिन डेल्टा z का फॉर्मूला क्या होता है सब्ट्रैक्शन में, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। देखो सब्ट्रैक्शन में एरर तो ऐड ही होंगे फिर भी। तो a की करेक्ट वैल्यू कितनी है 2, b की करेक्ट वैल्यू कितनी है 3, तो आंसर -1। इसके अंदर 0.1 एंड 0.2, कितना 0.3, तो फाइनल आंसर ये रहा। तो अल्टीमेटली एरर तो ऐड ही होगा, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। हाँ, जब पेपर में आएगा तो ये नहीं करना, पेपर में कहीं पता लगे कैलकुलेशन, ऐसे करना, करेक्ट में से करेक्ट -1 और एरर आपस में ऐड 0.3 आंसर। ये तो मैं आपको रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं कि कैसे एरर्स ऐड होते हैं, इस तरीके से। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, नेक्स्ट टाइम का लेक्चर पूरा यही है। क्वेश्चन तो इंटायरली डिफरेंट है, ये तो भाषा सिखा रहे हैं कि ऐसी भाषा, लैंग्वेज है इसकी, फिजिक्स की। क्वेश्चन तो एक चुटकियों में ऐसे निकलेंगे 1 मिनट में, और इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, याद रखना। मतलब एंड ऑफ द लेक्चर नेक्स्ट टाइम आप पेन भी हाथ नहीं लगाओगे, आपके आधे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव तो 1 मिनट में हो जाएंगे। मुश्किल चैप्टर नहीं है, ईजी है। मतलब आप ये देख लो कि आप भगवान से प्रार्थना करोगे, हे भगवान कि कॉम्पिटिशन का पेपर है ना, मेरे पेपर में एरर जरूर डाल दियो, एरर तो पक्का ठीक हो जाएगा। मतलब इतना ठीक है ये चैप्टर, गलत होने वाला है नहीं। ठीक, मतलब ईजीएस्ट चैप्टर में से यूनिट्स और एरर का एक क्वेश्चन आना है। ठीक है यहां तक? पर मैं आपको साथ साथ ये भी बता रहा हूं कि ये चीजें इस टाइप से, जो आपने थ्योरी लिखी, थ्योरी नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन, लास्ट मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, ध्यान से देखना। अगर करेक्ट वैल्यू कोई दे मुझे, मैं मल्टीप्लाई करके करेक्ट वैल्यू निकाल दूंगा, z बात खत्म।
पहला स्टेप, करेक्ट वैल्यू इनटू करेक्ट वैल्यू विल गिव करेक्ट वैल्यू। अगर कोई मुझे A विद एरर दे एंड B विद एरर दे तो फिर Z का भी क्या होगा, विद एरर आ जाएगा। सही। ठीक है यहाँ तक। अब ये स्टेप जरा ध्यान से देख लेना जो करने जा रहा हूँ। इसके अंदर z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, देखो इसमें से ब्रैकेट में से a कॉमन निकाल रहा हूँ, क्या बचेगा 1, फिर यहाँ पे क्या आएगा डेल्टा a डिवाइडेड बाय a। गलती ये मत कर देना डेल्टा a में से a बाहर निकाल के अकेला डेल्टा, डेल्टा अकेला कुछ नहीं होता, तो डेल्टा a को a से डिवाइड करना पड़ेगा। कर लो चेक, ये देखो a को इससे मल्टीप्लाई करो a को इससे मल्टीप्लाई करोगे a और a कैंसिल, तो क्या बचेगा डेल्टा a। ठीक है, फिर यहां से b बाहर आएगा, b कॉमन, क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b डिवाइडेड बाय b। ये लो, ठीक है। नेक्स्ट है इन दोनों, या इसको ठीक तरह करके लिखता हूं z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a इंटू बी मल्टीप्लाई हो रहा है, आगे ले आया 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b। ये लो ऐसे लिख दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन में z किसके इक्वल है ऊपर, AB। एक काम करना, दोनों साइड्स को z से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है, उधर भी z इधर भी z। ठीक है, यहां तक दोनों साइड से मैंने z लगा दिया और इसको ब्रेक कर रहा हूं मैं, z बाय z क्या होगा 1 डेल्टा z बाय z। z और a भी कट गया क्योंकि z और a भी तो बराबर ही है इसमें, z और a भी तो गया, सही, z और a भी तो कट गया, डिवाइड हो गया, क्या बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b। ठीक है, कोई फिजिक्स नहीं है, सिर्फ मैथ चल रहा है, मैथ का अलजेब्रा। सही है, इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, z बाय z क्या होता है 1 डेल्टा z बाय z, ब्रैकेट ओपन करने आते हैं, मल्टीप्लाई करना आता है, करो ओपन करो, 1 को इससे मल्टीप्लाई करो 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b, इसको इससे मल्टीप्लाई करो प्लस माइनस डेल्टा a बाय a प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b डिवाइडेड बाय a इंटू बी, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ओपन कर दिए, ठीक है, यहां तक क्लियर है, ब्रैकेट ओपन कर दिया और नेक्स्ट इसमें 1 और 1 सब्ट्रैक्ट हो गया 0। साइड पे दिखाने के लिए लिख रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो एक रीडिंग है 2 प्लस माइनस 0.01, ये a है और ये डेल्टा a है। 3 प्लस माइनस 0.01 ये b है
ये डेल्टा बी है। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि डेल्टा ए डेल्टा बी डिवाइडेड बाय ए इंटू बी की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो आप वैल्यू पुट करना 0.01, 0.01, 2 इंटू 3 6, ठीक है। जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0.0001 डिवाइडेड बाय 6, कितनी छोटी वैल्यू आएगी 0.0000, पता नहीं क्या करोगे इसमें, काफ़ी छोटी वैल्यू है। बहुत छोटी वैल्यू जब कैलकुलेशन में होती हैं उनको निगलेक्ट कर देते हैं फिजिक्स में, छोड़ दो, लेनी नहीं है, छोड़ दो। समझ में आया क्या हुआ? नहीं। देखो जब ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही होती है, दो नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट होने हैं, तो मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ। तुमने मेरा 1 लाख रुपए देना है, नहीं 1 लाख 1 रुपया देना है, तो 1 लाख में मैं तुम्हें कहूँगा 1 रुपया छोड़ यार, तुम्हें 1 लाख रुपये दे दे, क्योंकि वो छोटी वैल्यू कैन बी निगलेक्ट। अब उसका हिसाब तो रखूंगा, अब रोज 1-1 रुपये का हिसाब कौन रखेगा आपके साथ? तो जो है उसकी इंटीजर वैल्यू ले लेंगे, या उसकी जो होल नंबर जो उसका राउंड ऑफ करके ले लेंगे, सॉरी, तो 1 लाख के साथ कैलकुलेशन करेंगे। बिल्कुल वैसे ही है, ये कैलकुलेशन बहुत छोटी है, एरर्स तो पहले ही छोटे होते हैं, ये तो बहुत छोटी है। दिस कैन बी निगलेक्टेड नियरली 0, नॉट इक्वल टू 0, छोड़ दो ऐसे। तो आपके पास क्या बचा? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कैंसल, तो फाइनली आपके पास ये फॉर्मूला बच गया, ये ले, ये फॉर्मूला डन। ये फॉर्मूला याद करना है, प्रूफ पे लिख लो, नहीं करना, नहीं करना प्रूफ, दिखा दिया कि चलो ठीक है ये रिजल्ट कहां से आया। और अगले भी डिवीजन के प्रूफ हम करने वाले हैं, क्योंकि उनके फॉर्मूलाज एग्जैक्टली सेम है। क्यों अननेसेसरी कैलकुलेशन करनी, तो जस्ट एक करके दिखानी थी आपको, दिखाने के लिए कि ऐसे करके कैलकुलेशन करके आंसर निकाल रखे हैं। डिवीजन में एरर्स कभी माइनस होता ही नहीं दोस्त, माइनस कभी होता ही नहीं। एरर्स ये रिलेटिव एरर ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्शन तो होता ही नहीं। मैं प्रूव कर सकता हूँ डिवीजन में प्लस आता है, छोड़ो यार फिर लंबी कहानी हो जाएगी, तुमने क्लास के बाद देखना है, दिखा दूंगा। यहाँ तक क्लियर है? तो आपको ये नहीं आना चाहिए, आपको ये आना चाहिए जो मैं दिखा रहा हूँ। ये लिखो एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल लिखो कि अगर आपके पास एक नंबर है 2 ± 0.1, 3 ± 0.2, मान लो ये A डेल्टा A, B डेल्टा B, और आपको क्या निकालना है? इन्हें डिवाइड करना है। डिवाइड करके क्या निकालना है? Z, सॉरी डिवाइड नहीं, आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई, सॉरी आपको इन्हें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके आपको क्या निकालना है? ये निकालना है। करने से पहले मुझे एक चीज बता दो, Z मल्टीप्लीकेशन में क्या लिखे? A इंटू B, करेक्ट नंबर करेक्ट नंबर करेक्ट नंबर। डेल्टा Z की कैलकुलेशन कैसे होएगी? डेल्टा Z बाई Z इज इक्वल टू डेल्टा A बाई A डेल्टा B बाई B। ऐसे मत ऐड कर देना, अब ये फॉर्मूला लगेगा। तो मल्टीप्लीकेशन के अंदर रिलेटिव एरर्स ऐड होते हैं, प्लस और माइनस में एब्सोल्यूट एरर ऐड होते हैं, फर्क है। तो फॉर्मूले में फर्क आ गया। तो इसके अंदर बताओ A इंटू बी क्या होएगा? 6, एक आंसर। डेल्टा Z निकालने के लिए Z की जगह क्या पुट करें? 6, Z कितना आ गया? 6। डेल्टा A कितना है? 0.1, A कितना है? 2, डेल्टा B कितना है? 0.2, B कितना है? 3। सॉल्व करना, डेल्टा Z कितना आ रहा है? 0.7 आ रहा है क्या? 0.7, क्योंकि इसको करके 6 से मल्टीप्लाई भी करना है ना, तो चेक करो 0.7। तो फाइनल आंसर आएगा 6 ± 0.7।